Hello everyone, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 और इंडिया रैंक 1 एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो यार मैंने फिज़िक्स के लिए वीडियो बना दी थी, केमिस्ट्री के लिए वीडियो बना दी थी कि कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हो, 180 ऑन 180 स्कोर कर सकते हो। कैसे मैंने अपनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से सिर्फ मुझे नीट में ही फुल मार्क्स नहीं बल्कि जेई मेंस में भी मेरा फिज़िक्स के अंदर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था और केमिस्ट्री के अंदर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, सो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मैंने क्या किया था मैंने बता दिया। अब बायो की अगर मैं बात करूँ तो बायो के अंदर भी एज यू ऑल नो मेरे 360 और 360 आए थे। नीट 2025 के पेपर को देखते हुए, क्योंकि इस साल का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, फिज़िक्स बहुत टफ थी, लेकिन बायो भी इसलिए स्टूडेंट्स को टफ लगा था बिकॉज जो पेपर था वो थोड़ा सा, जो क्वेश्चंस आ रहे थे बायो के अंदर वो थोड़े से लेंदी टाइप के थे एंड थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस थे। सो क्या करना है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है, ओनली ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप एक लेंदी और डिफ़िकल्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आज का पूरा वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं नीट 2025 के पेपर को देखते हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो आए थे। सो अगर आप देखोगे तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे पेपर में। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए जहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दे दिया, देन आपको बोला गया है कि एक तो आप इन पांचों स्टेटमेंट को, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, आप कोशिश करते हो कि बायो जो पूरा सब्जेक्ट है वो आप 40 to 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सको। तो अगर 40 to 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना चाहोगे बायो को, 90 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, यानी एक क्वेश्चन पे आपके पास 30 सेकेंड से भी कम टाइम है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड से कम टाइम है, वहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट पढ़ना, फिर 5 स्टेटमेंट को करेक्ट लाइफ साइकिल इवेंट्स में यानी कि करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो देखो यहाँ पे ABCDE पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको बिल्कुल ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे ये क्वेश्चन हम बहुत ईजीली बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाए, आज के वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बट 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको पांचों स्टेटमेंट पढ़ने हैं। पांचों स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आइडेंटिफाई करते जाना है कि यहाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद उसमें से कौन से 2 करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है जो आपको मुश्किल आती है। ठीक है, देन डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस थे जो कि जनरली अपने नीट में अगर आप देखोगे, इवन हमारे टाइम पे 2020 21 22 उस टाइम तक डायग्राम बेस इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब डायग्राम बेस भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उनको या तो अरेंज करने बोला जाता है या उनमें से कौन से सही हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको 5 या 6 स्टेटमेंट देता है, फिर बोलता है कि इनमें से बताओ कि कौन से क्वेश्चंस, मतलब कौन से ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, बट लेट से 5 स्टेटमेंट है तो आपको बोलेगा कि 1 and 5 आर करेक्ट, या फिर 3 4 5 आर करेक्ट, या फिर 2 3 and 4 आर करेक्ट, या 2 3 and 5 आर करेक्ट। तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी 5 या 6 स्टेटमेंट में से कितने करेक्ट है एक तो आप वो भी सिलेक्ट करो, एंड उसमें से भी कौन कौन से करेक्ट है आप वो भी सिलेक्ट करो। तो उसमें 2 ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग वो बनाते हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एंड तक कंफ्यूज होते हो, और डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आए हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, सबसे पहली बात, एक नो PYQ रूल बनाओ बायो के लिए एटलीस्ट, क्योंकि अब नो PYQ का मतलब ये नहीं है कि यार कि बिल्कुल ही PYQ नहीं करना है, बट PYQ को आप जितना इम्पोर्टेंस देते हो अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में, जैसे आपने फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में आपने जितना PYQ को इम्पोर्टेंस दे रखा है, उतना ज़्यादा PYQ का इम्पोर्टेंस बायो में मत दो। क्यों? क्योंकि लिमिटेड वॉल्यूम है, लिमिटेड NCERT है जहाँ पर आपको पढ़ के अपना आंसर लिखना है। ठीक है, सो PYQ इज़ वेरी गुड फॉर आइडियाज़, बट यू हैव टू रीड द होल ऑफ योर NCERT, मतलब आपको पूरी की पूरी NCERT का ढंग से आइडिया होना चाहिए। एंड PYQs आपको बस एक जो है एक ब्रीफ ऊपर ऊपर से एक आइडिया प्रोवाइड करे कि हाँ ये सेक्शंस ये पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, बट आपको पूरी NCERT एकदम लाइन टू लाइन, एकदम हर एक डायग्राम, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन आपको ऑलमोस्ट एकदम एग्जैक्टली नहीं भी याद हो तो एटलीस्ट क्या सही क्या गलत एटलीस्ट आप इतना कर पाओ कि अगर वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली उठ के आ जाए तो आप हाँ आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ यार ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, इसके लिए आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं जहाँ पर आप PYQ मार्क्ड NCERT कर सकते हो।
पेज वाइज फ़िल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्टली मार्क्ड होते हैं, अगर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैप करोगे, मतलब एनसीईआरटी का आपको पेज ही मिलेगा, मतलब उस ऐप के अंदर एनसीईआरटी की पेज को ही पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी के पेज पे ही कुछ सेक्शंस हाईलाइटेड होंगे जहाँ से पीवाईक्यू आ रहा है। जब आप उस हाईलाइटेड सेक्शन को क्लिक करोगे, आप उस वो पीवाईक्यू खुल जाता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर होता है। पेज वाइज फिल्टर यूज़ कर सकते हो। देन एग्जैक्ट अगर आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है। सो मेरे पास यार ये बुक है MTG की तरफ से, ये बहुत अमेजिंग बुक है, बायोलॉजी की ही बुक है। सो 38 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सोल्यूशंस। और अगर आप इसमें देखोगे तो कितने साल के हैं 38 ईयर्स। मेरे पास बायोलॉजी का, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी ये बुक आती है। सो ये 1988 से लेकर ये 2025 तक इसमें सारे पेपर्स जो है कवर्ड है। बेस्ट फीचर्स क्या है इस बुक के, अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो सबसे पहली बात तो अगर मैं इस बुक को ओपन करूंगा तो यहाँ पर एक तो 11th का और 12th का, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कि 11th का कंटेंट्स दिया हुआ है, फिर 12th का, यानी कि दोनों पार्ट्स के जो सिलेबस है वो अलग से दिए हुए हैं। एंड कंप्लीट सिलेबस भी जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको बिल्कुल चैप्टर के अंदर भी बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज मिलते हैं। सबसे पहला लिविंग वर्ल्ड के अंदर का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ लिविंग के आपको जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एकदम टॉपिक वाइज आपको अरेंज है, टॉपिक के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब आपको मिलते हैं। एंड अगर आप हर चैप्टर के स्टार्टिंग में QR कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप ये QR कोड को स्कैन करते हो, ठीक है, अगर आप ये QR कोड स्कैन कर लेते हो, देन आपको इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस के, जैसे इस क्वेश्चन पे यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर ये सिंबल बना हुआ होता है तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपको जो अच्छे क्वेश्चंस है उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिले। एंड सिर्फ यही नहीं, जब आपका ये चैप्टर एंड होता है तो वहाँ पर आपको ईजीली सॉल्व करने के लिए आंसर की दी हुई है, और आंसर की के साथ साथ आपको हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी जो है दिए हुए हैं ताकि आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओ। तो बहुत अमेजिंग बुक है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बुक के अंदर एक स्क्रैच करने को आपको मिलता है। तो जैसे आप इसको स्क्रैच करते हो, पेडागॉगी ऐप को यूज़ करोगे, तो स्क्रैच करने के बाद जब आपका वो अनलॉक हो जाएगा तो QR कोड स्कैन करने के बाद जैसे आपको इस बुक का डिजिटल वर्जन मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप ऑन द गो, कभी आपके पास ये फिजिकल बुक नहीं है, आपके पास अपना फ़ोन है या टैबलेट है, तो उसके अंदर आप जो है इस बुक के डिजिटल वर्जन को एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑन द गो जब आप प्रैक्टिस करना चाहो जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बहुत अमेजिंग रिसोर्स है। 90% अप्रॉक्स जो क्वेश्चंस जो आपके नीट 2025 में आए थे वो मोस्टली इस बुक से या तो सेम या सिमिलर क्वेश्चंस आए थे। सो बहुत अमेजिंग बुक है, चेकआउट करना मत भूलना। एंड नीचे मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, उसमें से उसको परचेज़ कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। सो अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि यार कि पाथवे क्या रहेगी, कि लेट से अगर मुझे पता है कि हाँ बायो के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है, अब मैं एक कोई मेरा अगर चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं उसके अंदर क्या पाथवे फॉलो करूँ, क्या चीज़ें ऐसी करूँ जिससे मेरा पूरा का पूरा चैप्टर इस लेवल तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए, फिर चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहला ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हम हर सब्जेक्ट के लिए जनरली करते हैं। ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करोगे तो लेक्चर्स, बहुत स्टूडेंट्स बायो के लेक्चर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं कि यार बायो तो वैसे भी रटनी है, बायो तो वैसे भी हम खुद से ही पढ़ना है, तो हम क्या ही उसके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करें। बट ऐसा नहीं है। जब आपके क्लास में, आपके कोचिंग में आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो जिसको हम लोग लेक्चर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लासेस बोलते हैं, तो जब आपके लाइव क्लासेस चल रहे हो, चाहे आप वो फिजिकली अटेंड करते हो, ऑनलाइन उसको अटेंड करते हो, कैसे भी अटेंड करते हो, जब आपका वो चल रहा हो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायो में कहते हैं लोग सब कुछ याद करना है, बट सब कुछ याद रख पाना आपके इस छोटे से ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप समझ के पढ़ते चलोगे, जितना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतना आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटने का बर्डन आपका जो है कम हो जाएगा, ठीक है, मेमोराइजेशन का बर्डन कम हो जाएगा। एंड हमेशा टारगेट ये रखना कि मेमोराइजेशन का बर्डन कम से कम हो, जितनी चीज़ें आप समझ के याद कर पाओ उतना आपको बेनिफिट होता है। सो यू कांट मेमोराइज एवरीथिंग, तो तुम्हें एक बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसके लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स ख़त्म होते ही जब आप वापस आओ तो उसके बाद अगर नोट्स मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं बनाते लेक्चर पे, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एनसीईआरटी के साइड में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें कुछ लिखना चाहो ठीक है लिख सकते हो, बट नोट्स नहीं बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है। DPPs मॉड्यूल्स,
क्योंकि अब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो कोचिंग क्लास है तो DPPs मिलेगी, उसको डिलीजेंटली सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस होगी तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन मॉड्यूल्स भी, सो मॉड्यूल्स NCERT बेस्ड ही करना है यार। NCERT के बाहर का अगर आपके कोचिंग के अंदर मॉड्यूल चलता है तो कोशिश करना कि उन क्वेश्चंस को अवॉइड करो जो NCERT के बाहर के हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल से NCERT बेस्ड अगर वो है, एंड मैक्सिमम आजकल के कोचिंग के मॉड्यूल्स बिल्कुल NCERT बेस्ड हो गए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। देन अगले पार्ट पे आओ, NCERT मार्किंग्स एंड ब्लैंक स्पेस यूज़। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो NCERT का जो ब्लैंक स्पेस है उसको अच्छे से यूज़ करो। कहीं पे भी आपके कुछ क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई टफ पार्ट है, कोई डाउट वाला पार्ट है, कोई कंसेप्चुअल वाला पार्ट है, पेपर्स के अंदर जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, मॉड्यूल सॉल्व करते हो, या फिर एग्ज़ाम जो आपके टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट में आपके बार बार सवाल गलत हो रहे हैं, या कुछ ऐसा या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको ऐड ऑन करना चाहिए अपने NCERT में, रिवीजन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, या कोई पार्ट है जो बार बार भूलते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, तो उस ब्लैंक स्पेस पे ऐड किया करो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। देन NCERT के अंदर आपकी मार्किंग्स बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पूरे बुक को कलर से फिल कर देते हैं, अलग अलग पिंक हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, हाइलाइटर के ऊपर हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइट करने के बाद फिर अंडरलाइन कर रहे हैं, फिर उसको सर्कल कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, सिर्फ बहुत सिलेक्टेड शॉर्ट सेक्शंस को ही अंडरलाइन करो जो आपको लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेट से कोई ऐसे वर्ड्स है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसे टर्म्स है जो आप भूल सकते हो, उस पार्ट को आप जो है सर्कल आउट कर सकते हो, उस पार्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका बेसिक सोर्स मटेरियल रेडी है। आप बार बार उन क्वेश्चंस को दोहरा सकते हो, आप बार बार उन मार्किंग्स को देख के रिविजन कर सकते हो, रिविजन फास्ट होगा। देन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काम। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि PYQs आपको बस आइडिया के लिए हैं, क्योंकि बायो के अंदर कुछ भी आ सकता है। सो PYQs आपको करने हैं एंड मल्टीपल रिवीजन आपको करना है इन्हीं सब चीज़ों का, ठीक है। सो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो देन मेरी गारंटी यार आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। 360 ऑन 360 का टारगेट लेके चलते हैं, यानी अचीवेबल है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना कि 180 ऑन 180 फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कितनों के आते हैं वर्सेस 360 ऑन 360 बायो में कितनों के आते हैं, तो यूल बी सरप्राइज क्या मतलब, ये तो पता ही है कि 360 ऑन 360 बायो में लाना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा लोग लाते भी एज़ कम्पेयर टू 180 ऑन 180 फिजिक्स या 180 ऑन 180 केमिस्ट्री। सो इस चीज़ को पूरा यूज़ करो, अपना फुल अपना बेस्ट दो, एंड ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मोस्टली आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। चलो 360 नहीं तो 350 प्लस स्कोर कर पाना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।